नमस्कार। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब है मिरेकल पावर फॉर रिचर लिविंग, उस पर आधारित एक विश्लेषण को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये किताब ज़्यादातर सेल्फ हेल्प और क्या कहते हैं आध्यात्मिक सोच के दायरे में आती है। तो हमारा मकसद है इस विश्लेषण के जरिए ये देखना कि भाई अवचेतन मन की शक्ति, विश्वास और पुष्टि वाक्य या कल्पना जैसी जो तकनीकें हैं उनसे समृद्धि और संतुलन कैसे पाया जा सकता है। इसकी जो सेंट्रल आइडिया है वो है दौलत और समृद्धि वो पहले मन में पैदा होती है। वेल्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड जैसा कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इस विश्लेषण में क्या खास है। हाँ, और ये विश्लेषण सिर्फ विचारों को दोहरा नहीं रहा है। ये किताब की जो मुख्य अवधारणाएं हैं, उसकी क्या ताकतें हैं, क्या संभावित कमजोरियां हो सकती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर एक तरह से आलोचनात्मक नजर डालता है। हम देखेंगे कि कैसे अवचेतन मन को समृद्धि की नींव माना गया है और इस नजरिए का मूल्यांकन कैसे किया गया है। तो सबसे पहले यही पकड़ते हैं अवचेतन मन की शक्ति वाली बात। विश्लेषण साफ तौर पर कहता है कि मर्फी का मानना है कि हमारी जिंदगी के अनुभव, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो काफी हद तक हमारे गहरे अवचेतन में बैठे विश्वासों का नतीजा होते हैं। यानी अगर हम अंदर से खुद को काबिल और समृद्ध मानते हैं तो बाहरी दुनिया में भी हमें वैसे ही मौके दिखेंगे, वैसे नतीजे मिलेंगे। सकारात्मक सोच और यकीन, क्या ये सचमुच समृद्धि को खींचते हैं? पर सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ कहने की बात है या किताब वाकई कोई ठोस तरीका बताती है शक्ति को जगाने का। ये एक दिलचस्प सवाल है। विश्लेषण इस बात पर रोशनी डालता है कि मर्फी इसे सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं मानते। वो इसे विचार संस्कार कहते हैं। हमारे जो गहरे बैठे विचार हैं, हमारी आदत बन चुकी सोच, हमारी मान्यताएं, ये असल में हमारी बाहरी हकीकत को गढ़ती हैं। ये कनेक्शन कोई सतही नहीं है, बल्कि काफी गहरा है। विश्लेषण में ये बात उभर कर आती है कि कैसे हमारी जो आंतरिक स्थिति है, हमारा मानसिक और भावनात्मक माहौल, वो तय करता है कि बाहर हमें कैसी परिस्थितियां मिलेंगी। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन है और हमारे जो मुख्य विचार हैं वो बीज की तरह हैं। अब आप लगातार कमी के बीज बोएंगे तो जाहिर है फसल भी वैसी ही मिलेगी। ये विचार संस्कार वाली बात तो सोचने लायक है। अनजाने में ही हम अपनी हकीकत बना रहे होते हैं। तो फिर इस विश्लेषण के मुताबिक इस जमीन पर सही बीज बोने के लिए मर्फी क्या तरीके सुझाते हैं? पुष्टि वाक्यों का, अफर्मेशंस का जिक्र तो काफी होता है आजकल। हाँ, पुष्टि वाक्य एक मुख्य तकनीक है। विश्लेषण बताता है कि मर्फी का जोर सिर्फ शब्दों को दोहराने पर नहीं है, बल्कि उन्हें नियमित रूप से और सबसे जरूरी पूरी भावना और यकीन के साथ दोहराने पर है। ये वाक्य जैसे मैं हर दिन अधिक समृद्ध हो रहा हूं या मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा होता है, ये पुराने नकारात्मक पैटर्न को तोड़ने का काम करते हैं। जो पैटर्न अक्सर होते हैं ना, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या मैं शायद इसके लायक नहीं हूं, तो ये नए सकारात्मक संस्कार बनाने की कोशिश है। अच्छा, और सिर्फ पुष्टि वाक्य ही नहीं, विश्लेषण प्रार्थना के महत्व पर भी जोर देता है, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे हम आमतौर पर सोचते हैं। सही कहा। यहाँ प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि एक फोकस्ड, एक विश्वास से भरा संवाद है। चाहे आप उसे अपने गहरे स्व से करें, ईश्वर से या किसी ब्रह्मांडीय शक्ति से, जिससे भी आप जुड़ते हों। विश्लेषण इसे भी अवचेतन को सकारात्मक संदेश देने का एक शक्तिशाली तरीका मानता है। इसके अलावा कल्पना या विजुअलाइजेशन का भी जिक्र है। मुझे ये हमेशा थोड़ा रहस्यमय सा लगता है। विश्लेषण कैसे समझाता है कि ये असल में काम कैसे करती है? कल्पना को विश्लेषण एक तरह से मानसिक रिहर्सल की तरह देखता है। इसका मतलब है अपनी मनचाही स्थिति, चाहे वो आर्थिक हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो या रिश्तों से, उसे अपने मन में पूरी स्पष्टता, बारीकी और सबसे अहम, उससे जुड़ी जो सकारात्मक भावनाएं हैं, उनके साथ महसूस करना। जैसे कि आप वाकई उस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, उस पल में जी रहे हैं। विश्लेषण बताता है कि ऐसा करने से हम अपने अवचेतन मन को एक नया, स्पष्ट ब्लूप्रिंट या कह लीजिए नक्शा दे रहे होते हैं। ये अवचेतन को बताता है कि देखो, ये हमारा लक्ष्य है, इस दिशा में काम करना है।
ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, बल्कि एक सचेत, एक कॉन्शियस मानसिक रचना है। तो ये तकनीकें, पुष्टि वाक्य, केंद्रित प्रार्थना, कल्पना, ये सब मिलकर अवचेतन को एक तरह से रीप्रोग्राम करने का काम करती हैं, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट करना। लेकिन क्या ये इतना आसान है? विश्लेषण क्या कोई चेतावनी भी देता है? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण इस बारे में बहुत बहुत स्पष्ट है। पहली बात, इन अभ्यासों में जबरदस्त निरंतरता और धैर्य की जरूरत होती है। ये कोई इंस्टेंट नूडल्स रेसिपी नहीं है कि 2 मिनट में तैयार हो जाए। हमारे गहरे बैठे विश्वास सालों में बनते हैं। उन्हें बदलने में भी समय और लगातार प्रयास लगता है। विश्लेषण साफ करता है कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आज सोचा और कल सब बदल गया। और शायद एक और खतरा भी है, सिर्फ सोचते रहने का। निश्चित रूप से। विश्लेषण इस पर खासतौर से उंगली रखता है, जिसे वो केवल सोचो है पालो का सिंड्रोम कहता है। यानी सिर्फ सोफे पर बैठकर अमीर बनने की कल्पना करते रहना और असली दुनिया में कोई ठोस कदम न उठाना, कोई नया हुनर न सीखना, मेहनत से बचना। विश्लेषण स्पष्ट करता है कि मर्फी खुद कर्म के महत्व को नकारते नहीं हैं, लेकिन पाठक के लिए यह समझना जरूरी है कि सिर्फ मानसिक तकनीकों पर निर्भर हो जाना काफी नहीं है। मानसिक तैयारी और बाहरी प्रयास दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हाँ, ये संतुलन वाकई जरूरी लगता है। मतलब सोचना नींव है, पर इमारत तो कर्म से ही बनेगी। अच्छा, अगर ये तकनीकें इतनी असरदार है, तो क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इनका असर कम कर सकती हैं? विश्लेषण क्या मानसिक बाधाओं की बात करता है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्लेषण उन मानसिक रुकावटों की पहचान करता है जिन्हें मर्फी समृद्धि के प्रवाह में बाधक मानते हैं। इनमें सबसे आम है कमी का एहसास, हमेशा ये सोचना कि पर्याप्त नहीं है। हाँ, बिल्कुल। या पैसे या सफलता को लेकर एक तरह का अपराध बोध होना, भविष्य को लेकर बेवजह का डर और दूसरों की तरक्की देखकर जलन या ईर्ष्या। विश्लेषण बताता है कि मर्फी इनसे निपटने के तरीके भी सुझाते हैं, जैसे क्षमा करना, दूसरों को और खुद को भी, खासकर पिछली गलतियों के लिए, कृतज्ञता का अभ्यास करना, जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए शुक्रगुजार होना, और रचनात्मक सोच अपनाना। मतलब समस्याओं पर अटके रहने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान लगाना। तो ये बाधाएं हटाना एक तरह से जमीन साफ करने जैसा हुआ, ताकि पुष्टि वाक्य और कल्पना के बीच ठीक से लग सकें। बिल्कुल सही समझा आपने। अगर जमीन कंकड़ पत्थर और जंगली घास से भरी हो तो बढ़िया से बढ़िया बीज भी कहाँ पनप पाएगा। क्षमा, कृतज्ञता, डर पर काबू पाना, ये सब उस मानसिक जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। इसे अगर हम बड़े मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये सीधे सीधे सीमित करने वाले विश्वासों यानी लिमिटिंग बिलीफ्स की अवधारणा से जुड़ता है। मनोविज्ञान भी तो यही कहता है कि हमारे अवचेतन में गहरे बैठे नकारात्मक विश्वास हमारी प्रगति में सबसे बड़े रोड़े होते हैं। तो ये विश्लेषण मर्फी के काम को उस फ्रेमवर्क में भी रखकर देखता है। और ये प्रगति सिर्फ पैसों के मामले में नहीं है ना, विश्लेषण रिचर लिविंग के मतलब पर भी कुछ कहता है। हाँ, और ये इस विश्लेषण का एक मैं कहूँगा मुख्य आकर्षण है। ये बताता है कि मर्फी की रिचर लिविंग यानी समृद्ध जीवन की परिभाषा सिर्फ बैंक खाते में मोटी रकम होने तक सीमित नहीं है। उनका नजरिया कहीं ज्यादा समग्र यानी होलिस्टिक है। इसमें अच्छा स्वास्थ्य, गहरे और सार्थक रिश्ते, मन की शांति, जीवन में एक उद्देश्य का होना और हाँ, दूसरों की सेवा या मदद करने का भाव, ये सब शामिल हैं। ये सारे तत्व मिलकर एक वास्तविक समृद्ध जीवन का निर्माण करते हैं। हाँ, मतलब सिर्फ पैसा नहीं। बिल्कुल। ये परिभाषा तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। पैसा जरूरी है, पर शायद पूरी तस्वीर का एक हिस्सा भर है। सही कहा। विश्लेषण इस बात को किताब की एक बड़ी ताकत मानता है। यह हमें याद दिलाता है कि पैसा अक्सर एक साधन होता है, अपने आप में मंजिल नहीं। ये समृद्धि को केवल आर्थिक फायदे के तौर पर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन कल्याण, होलिस्टिक वेलबींग के रूप में देखने का नजरिया देता है। और यहीं से वो सवाल उठता है जिस पर शायद हर किसी को विचार करना चाहिए। सच्ची दौलत का मतलब आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ नोटों की गड्डियां हैं, या जीवन के ये अन्य पहलू, स्वास्थ्य, रिश्ते, शांति, उद्देश्य भी उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा कीमती हैं? ये विश्लेषण पाठक को इस आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। तो अब आते हैं मूल्यांकन पर। विश्लेषण इस किताब को कैसे आंकता है? इसकी क्या खूबियां गिनाई गई हैं? विश्लेषण कई खूबियां बताता है। पहली, भाषा की सरलता। इसमें कोई भारी भरकम दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक शब्दावली नहीं है। बातें सीधी और सरल भाषा में समझाई गई हैं। आसान है समझना। हाँ। दूसरी, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उदाहरण। ये किताबी नहीं लगते, बल्कि ऐसे लगते हैं जैसे हमारे आसपास के लोगों के अनुभव हों, जिससे पाठक आसानी से जुड़ पाता है।
और ये सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि करने पर जोर देता है ना? मतलब प्रैक्टिकल है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत क्रिया उन्मुख, एक्शन ओरिएंटेड है। विश्लेषण इस बात को रेखांकित करता है कि किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती बल्कि पाठक को सक्रिय भागीदार बनाती है। इसमें प्रार्थना के सूत्र दिए गए हैं, रोज दोहराने के लिए पुष्टि वाक्य हैं और छोटे छोटे मानसिक अभ्यास दिए गए हैं। पाठक सिर्फ सुनता या पढ़ता नहीं बल्कि कुछ करता है। और इसका जो लहजा है, जैसा कि विश्लेषण नोट करता है, वो काफी प्रेरणादायक है। ये कमी या मुश्किलों पर ध्यान टिकाने के बजाय संभावनाओं और सकारात्मक नतीजों पर जोर देता है, जो पाठक को एक उम्मीद और आगे बढ़ने का हौसला देता है। विश्लेषण ये भी बताता है कि ये किताब किन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है। विश्लेषण 3 तरह के पाठकों की पहचान करता है। पहले वो लोग जो सकारात्मक सोच, आध्यात्मिकता और आजकल जिसे आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसके व्यवहारिक तरीकों को सीखना चाहते हैं। दूसरे उद्यमी, पेशेवर या कोई भी व्यक्ति जो अपने लक्ष्यों, खासकर वित्तीय लक्ष्यों को पाने के लिए अपनी मानसिकता, अपने माइंडसेट को बेहतर बनाना और फोकस करना चाहता है। और तीसरे वो लोग जो अक्सर आत्मसंदेह, कमी के एहसास या लगातार नकारात्मक विचारों से जूझते रहते हैं। उनके लिए ये किताब एक नई दिशा और उम्मीद जगा सकती है। लेकिन जैसे हर चीज की सीमाएं होती हैं, विश्लेषण क्या इस किताब की भी कुछ कमजोरियों या सीमाओं का जिक्र करता है? हाँ, और एक संतुलित नजरिए के लिए ये जानना भी जरूरी है। विश्लेषण कुछ मुख्य सीमाओं की ओर इशारा करता है। पहली, वैज्ञानिक कठोरता का अभाव। किताब काफी हद तक किस्सों, कहानियों और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। जो आधुनिक मनोविज्ञान या आर्थिक योजना के सिद्धांत हैं, उनके साथ इसका गहरा अकादमिक तालमेल शायद उतना नहीं है। ये विश्वास और अनुभव पर ज्यादा आधारित है, जिसे मापना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और दूसरी सीमा शायद वही है जिसका हमने पहले जिक्र किया था, सिर्फ सोचने पर बहुत ज्यादा निर्भर होने का जोखिम। बिल्कुल, विश्लेषण इस बात को फिर से उठाता है। हालांकि मर्फी कर्म को नकारते नहीं, फिर भी ये खतरा बना रहता है कि कुछ पाठक सिर्फ मानसिक तकनीकों में ही उलझ कर रह जाएं और जो जरूरी व्यावहारिक कदम हैं, योजना है या मेहनत है, उसको नजरअंदाज कर दें। ये संतुलन बनाना पाठक की अपनी जिम्मेदारी बन जाती है। और तीसरी सीमा, तुरंत नतीजों की उम्मीद ना रखना। विश्लेषण साफ तौर पर कहता है कि इन मानसिक अभ्यासों का असर दिखने में समय लगता है। ये कोई चमत्कारिक इलाज नहीं है। इसके लिए लगातार अभ्यास और धैर्य चाहिए। तो कुल मिलाकर विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि किताब की असली ताकत तब सामने आती है जब इसके मानसिक अभ्यासों को असल दुनिया की योजना, मेहनत और हुनर बढ़ाने के साथ जोड़ा जाता है। सिर्फ सोचना या सिर्फ करना काफी नहीं, दोनों का संगम जरूरी है। क्या विश्लेषण कुछ ठोस सुझाव भी देता है कि इन विचारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए? मतलब प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ, कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम सुझाए गए हैं, जैसे एक 21 से 30 दिन का एक समर्पित अभ्यास चक्र बनाना। इसमें रोज सुबह और शाम 10-15 मिनट का समय निकालकर पुष्टि वाक्य दोहराना, अपनी मनचाही स्थिति की कल्पना करना और कृतज्ञता जर्नलिंग, मतलब जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं उन्हें लिखना, ये शामिल हो सकता है। और लक्ष्यों के साथ इसे कैसे जोड़ा जा सकता है? जैसे कोई खास लक्ष्य हो तो? हाँ, एक और महत्वपूर्ण सुझाव है अपने स्मार्ट लक्ष्यों के साथ। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। उन लक्ष्यों के साथ इन मानसिक अभ्यासों को अलाइन करना। मान लीजिए आपका लक्ष्य है अगले 6 महीने में अपनी आय 20% बढ़ाना, तो आप इसके लिए जो व्यावहारिक कदम उठा रहे हैं, जैसे कोई नया स्किल सीखना, ज्यादा क्लाइंट से मिलना, उसके साथ साथ रोजाना अपनी बढ़ी हुई आय की कल्पना करें और उससे जुड़े पुष्टि वाक्य दोहराएं। ये मानसिक और व्यावहारिक प्रयासों को एक सीध में लाता है। प्रगति पर नजर रखना भी जरूरी बताया गया है, सिर्फ करते जाना नहीं। हाँ बिल्कुल, विश्लेषण सुझाव देता है कि नियमित रूप से, शायद हर हफ्ते, अपनी प्रगति का जायजा लें। इसमें सिर्फ बाहरी नतीजे नहीं, बल्कि अपनी भावनात्मक स्थिति में क्या बदलाव आया, आपको क्या नए अवसर दिखने लगे या आपके विचारों में क्या सकारात्मक परिवर्तन आए, इनको भी नोट करना शामिल है। इससे पता चलता है कि क्या चीज काम कर रही है और कहाँ शायद तरीका बदलने की जरूरत है। और वो जो नकारात्मक विचार बार बार आते हैं, उनसे निपटने का कोई खास तरीका? एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। जो नकारात्मक मान्यताएं बार बार मन में उठती हैं, उनके लिए जानबूझकर प्रतिवचन यानी
काउंटर अफर्मेशंस तैयार करना और उन्हें दोहराना। जैसे अगर मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो उसका प्रतिवचन हो सकता है, ईश्वरीय प्रचुरता मेरे जीवन में लगातार बह रही है और मेरी सभी ज़रूरतें हमेशा पूरी हो रही हैं। ये सीधे तौर पर उस पुरानी सीमित करने वाली सोच को चुनौती देता है और उसे धीरे धीरे कमज़ोर करता है। तो इस सारी चर्चा को अगर हम समेटें, हाँ। तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? हाँ। हमने देखा कि ये विश्लेषण डॉक्टर मर्फी की किताब को अवचेतन मन की शक्ति जगाने के लिए एक व्यवहारिक गाइड की तरह देखता है। हाँ। ये पुष्टि वाक्य और कल्पना जैसी तकनीकों को रोजमर्रा में इस्तेमाल करने लायक बताता है। ये समृद्ध जीवन को सिर्फ पैसे से कहीं आगे ले जाकर स्वास्थ्य, रिश्तों और मन की शांति जैसे पहलुओं से जोड़ता है। और सबसे अहम बात, ये इस बात पर जोर देता है कि असली कामयाबी तब मिलती है जब सही मानसिकता के साथ सही कर्म भी जुड़ता है। ये सिर्फ निष्क्रिय सपने देखने की बात नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से अपनी सोच को आकार देने और फिर उस दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान है। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न जो ये विश्लेषण हमारे सामने छोड़ जाता है और जो शायद हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो इस तरह के सिद्धांतों में रुचि रखता है। जब हम मानसिकता पर इतना जोर देते हैं, तो वास्तविक दुनिया की जो कठिन चुनौतियां हैं, जैसे मान लीजिए आर्थिक मंदी आ गई, या अचानक कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आ गई, या रिश्तों में कोई टकराव हो गया, उनका सामना करते समय हम एक उत्पादक और मजबूत मानसिक तैयारी और केवल ख्याली पुलाव पकाने, या जिसे कहते हैं इच्छाधारी सोच, विशफुल थिंकिंग, उसके बीच की बारीक रेखा को कैसे पहचान सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आशावादी और सकारात्मक रहते हुए भी हम यथार्थवादी उम्मीदें कैसे बनाए रखें और अपनी मानसिक तैयारी को ठोस कार्य योजनाओं के साथ कैसे संतुलित करें, ताकि हम हवा में उड़ने के बजाय जमीन पर टिके रहकर आगे बढ़ सकें।